हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गौरव एंड आई एम द को-फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस। आज की वीडियो में 10th ICSE का जो सेकंड चैप्टर है दैट इज़ वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये हम लोग कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो में वर्क एंड पावर ये दोनों टॉपिक्स कवर होंगे। एनर्जी का टॉपिक जो है वो अगले वीडियो के अंदर कवर होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं वर्क के बारे में। देखो, वर्क जो है ना, इसका नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब होता है कार्य, बट नॉर्मल लैंग्वेज में इसका कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है, बट फिजिक्स के टर्म्स में इसका एक स्पेसिफिक मतलब है। फिजिक्स के लैंग्वेज में इसका एक स्पेसिफिक मतलब है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने एक वॉल है, लेट अस से देयर इज दिस वॉल इन फ्रंट ऑफ यू, और आप इस वॉल को पुश कर रहे हो कुछ लोग मिलके, ठीक है जी। तो होगा क्या? ऐसा तो होगा नहीं कि वॉल गिर जाएगी। वॉल को गिराना भाई कोई आसान काम तो है नहीं, बट आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, है कि नहीं? तो नॉर्मल भाषा में ऐसा आपको लग सकता है कि आप वर्क कर रहे हैं, बट रियलिटी में आप वर्क नहीं कर रहे, बिकॉज फिजिक्स में वर्क इज ओनली सेड टू बी डन जब फोर्स जो होती है, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। यहां पे वॉल तो मूव कर ही नहीं रही। जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, यानी कि जब तक आउटपुट नहीं आता, तब तक हम फिजिक्स में नहीं बोल सकते कि वर्क डन हुआ है। ठीक है जी, आगे प्रोसीड करते हैं। मान लो एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि एक गाड़ी है, ठीक है जी। इस गाड़ी को आपने पुश करना चालू किया। अब यही दो लोग हैं, गाड़ी को पुश कर रहे हैं। अब गाड़ी को पुश करेंगे तो क्या करेगा? गाड़ी जो है वो मूव करने लगेगी। आपने गाड़ी पे फोर्स लगाया और गाड़ी जो है वो मूव भी कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में वर्क डन हुआ? बिल्कुल हुआ। यहाँ पे वर्क डन हुआ। यहाँ पे कोई वर्क डन है? नहीं। यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं है भाई, लेकिन यहाँ पे वर्क डन है, यहाँ पे बिल्कुल है। तो वर्क होने के लिए, वर्क डन होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। एक, फोर्स लगना चाहिए। दूसरा, ऑब्जेक्ट मूव भी करना चाहिए, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्लियर है? अब देखते हैं मेजर कैसे किया जाए वर्क डन को। वर्क को मेजर करने के लिए हमने क्या चीज़ की? देखो, सबसे पहली बात तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो फोर्स पे तो डिपेंड करता ही है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। यानी कि जो वर्क डन होता है इसे लिखा जाता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या? अब कई बार देखो, ये तब तक वैलिड है जब तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम डायरेक्शन हो, लेकिन बहुत सी सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं हमारे पास जब फोर्स जो है अलग ही डायरेक्शन में लग रहा होता है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस अलग ही डायरेक्शन में हो रहा होता है। तो ऐसे केसेस में हमें वो वैल्यू ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है जो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग हो, अलॉन्ग दी डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। एक ही बात है, दोनों के अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। लेट अस से एक इंक्लाइंड प्लेन है। अब इंक्लाइंड प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था। अब आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया ऐसे F, आपने इसे पीछे से पुश किया फोर्स F लगा के, लेकिन ये आगे तो जा ही नहीं सकता। यह एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि फिक्स है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। अगर आप इसे आगे पुश करोगे तो ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। अब मान लो इंक्लाइंड जो प्लेन था इसका एंगल थीटा था, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी एंगल जो है वो कितना हो गया भाई? वो भी थीटा हो गया। ये क्या है बेटा? ये इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसे में वर्क डन को कैसे लिखा जाता है? यहाँ पे हमें वर्क डन के दो हिस्से करने हैं, सॉरी फोर्स के दो हिस्से करने हैं। एक डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर करो, एक करो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग जो हिस्सा है वो थीटा वाली साइड पे आ रहा है, और जो दूसरा परपेंडिकुलर है वो थीटा के दूसरी तरफ आ रहा है। तो जो थीटा वाला हिस्सा होता है उसे हम लिखते हैं F cos थीटा, और जो थीटा के दूसरी तरफ होता है उसे हम लिखते हैं F sin थीटा। क्लियर है? फोर्स के दो टुकड़े किए हमने, एक डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग, एक डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। जो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग किया गया वो थीटा के साथ लिखा जा रहा था। तो जो भी थीटा के साथ वाला टुकड़ा होता है उसे हम F cos थीटा लिखते हैं। जो थीटा के दूसरी तरफ वाला हिस्सा होता है उसे हम साइन थीटा या साइन कंपोनेंट भी बुलाते हैं। तो हमें बोला गया यहाँ पे
कि वर्क डन जो है या तो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स का वो वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग लग रहा हो। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें फोर्स का वो वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग लग रहा है, क्या वो एफ कॉस थीटा है? बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, फोर्स की जगह हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा इंटू एस, इसे शॉर्ट में हम एफ एस कॉस थीटा भी लिख देते हैं। दिस इज वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इज इट क्लियर? तो इतना सिंपल है भाई। बहुत सारी सिचुएशंस हमें ऐसी देखने को मिलेंगी जहाँ पे फोर्स अलग डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में होगा, तो उनके बीच में कुछ एंगल होगा और तो वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अगर एंगल नहीं गिवन है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो सिंपल एफ इंटू एस के बराबर। तो इतना सिंपल है भाई। अब देखते हैं वर्क डन जो है इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। देखो पहले तो हम इसे ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं कि जो वर्क है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर। तो वर्क डन जो है इसकी यूनिट को न्यूटन मीटर भी लिखा जा सकता है, और न्यूटन मीटर का ही दूसरा नाम क्या है? जाउल है। तो एक जाउल क्या मतलब है भाई? एक जाउल कब वर्क आएगा? जब फोर्स की वैल्यू भी 1 हो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 1 हो। तो 1 जाउल का वर्क कब होता है? जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर सके तो उसे हम 1 जाउल का वर्क डन बुलाते हैं। क्लियर है? 1 जाउल जो है ये कब आएगा? जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करवा दे। Thus 1 joule of work is said to be done when a force of 1 Newton, कितना फोर्स? 1 न्यूटन का फोर्स displaces a body through a distance of 1 मीटर। 1 मीटर की डायरेक्शन से या 1 मीटर की दूरी से अगर डिस्प्लेसमेंट करवा दे 1 न्यूटन का फोर्स, तो उसे में क्या बोलेंगे हम? 1 joule of work is said to be done। क्लियर है? ठीक है, कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं। CGS यूनिट जो होता है वो होता है अर्ग, 1 अर्ग। और ये CGS यूनिट जो है वो CGS यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन से ही आएगा। CGS यूनिट में फोर्स को क्या लिखते हैं? डाइन। SI में क्या लिखते हैं? न्यूटन। CGS में क्या लिखते हैं? डाइन। सिमिलरली मीटर को क्या लिखेंगे CGS में? ऑब्वियस सी बात है, सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यहाँ से CGS यूनिट जो आएगा बेटा वो क्या आएगा? वो आएगा डाइन सेंटीमीटर। इस डाइन सेंटीमीटर को ही हम प्यार से क्या बुलाते हैं? अर्ग। इज इट क्लियर? ये जो डाइन सेंटीमीटर लिखा है इसी को हम प्यार से क्या बुलाते हैं? अर्ग बुलाते हैं। चलो भाई ठीक है, और देखते हैं 1 अर्ग का वर्क डन जो होगा वो कब बोला जाएगा? जब 1 डाइन का फोर्स 1 सेंटीमीटर से डिस्प्लेसमेंट करवा सके तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1 अर्ग का वर्क डन बोलेंगे। ठीक है जी। कमेंट्स के अंदर आपको मेंशन करना है कि 1 जाउल और 1 अर्ग के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखते हैं जी कौन सा ही मेंशन करता है। 1 अर्ग कितने 1 जाउल के बराबर होता है, या 1 जाउल के अंदर कितने अर्ग होते हैं, ये आपको बताना है। लेट अस सी कौन सा ही बताता है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं जी। देखते हैं अगला कंसेप्ट है बेटा पावर। अब पावर क्या है? देखो बहुत बार ना ऐसी सिचुएशन आएगी अपने पास जहाँ पे सिर्फ वर्क डन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, वर्क कितना जल्दी हुआ या कितना स्लो हुआ वो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि ये 50 क्वेश्चंस का असाइनमेंट है, आपको ये करके आना है। तो एक बच्चे ने वो असाइनमेंट कर लिया 1 दिन में और एक बच्चे ने वो असाइनमेंट किया 50 दिन में। तो ऑब्वियस सी बात है किया तो दोनों ही नहीं है, तो वर्क डन सबका सेम है, लेकिन रेट ऑफ डूइंग वर्क दोनों का अलग है। एक इंसान जो 1 दिन में ही कर देता है वो सारे क्वेश्चंस, तो उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो काफ़ी अच्छा है या काफ़ी फास्ट है। सिमिलरली जो 50 दिन में 50 क्वेश्चन कर रहा है वो तो बहुत स्लो कर रहा है, उसका 1 क्वेश्चन पर डे है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेट ऑफ डूइंग वर्क वेरी स्लो है। तो बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें वर्क डन तो पता ही होता है, वर्क डन जो है वो हमें पता है कि सेम है, लेकिन रेट ऑफ डूइंग वर्क भी हमें कंपेयर करना पड़ता है। तो हमने उसके लिए नई क्वांटिटी डिफाइन कर दी है। वो नई क्वांटिटी को हम क्या बुलाते हैं बेटा? पावर। और ये पावर कैसे आता है? पावर आता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर इसे बोला जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्लियर है? कितनी जल्दी या कितनी स्लोली काम हो रहा है पावर उसे बताती है। पावर हमें बताएगी कि हाउ फास्ट द वर्क इज बीइंग डन और हाउ स्लो द वर्क इज बीइंग डन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है पावर का फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा बेटा? वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। अब देखो वर्क डन का यूनिट क्या था? वर्क डन का यूनिट था जाउल,
और टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड। तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, पावर का यूनिट हो जाएगा जाउल पर सेकेंड। इसे हम प्यार से क्या बुलाते हैं, वॉट बुलाते हैं। जेम्स वॉट के नाम पे ये, इसे हम क्या बुलाते हैं, वॉट बुलाते हैं जी। इज इट क्लियर? इतना सिंपल है। देखो बताओ इसके अंदर क्या दिक्कत है। अब मेजरमेंट ऑफ पावर कैसे करेंगे, पावर स्पेंट बाय अ सोर्स इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर सेकंड। यही तो लिखा है, वर्क डन पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर सेकंड। यूनिट क्या आएगा, जाउल पर सेकंड, या फिर इसे हम क्या बुलाएंगे, वॉट बुलाते हैं जनरली। ठीक है जी, तो ये पावर के बारे में है। आगे प्रोसीड करते हैं। मान लो यूनिट की बात करेंगे पावर की, जैसा कि अभी भी हमने डिस्कस किया कि 1 वॉट होता है इसका यूनिट। 1 वॉट कब होगा, जब 1 जाउल का वर्क होगा 1 सेकंड के अंदर। तो 1 जाउल पर सेकंड को ही हम क्या बुला देंगे, 1 वॉट। तो यहाँ से इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, 1 वॉट को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, इट इज एब्रीवेटेड एज डब्ल्यू। डब्ल्यू इसकी जगह पे लिखा जाता है। इफ 1 जाउल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, अगर 1 जूल का कार्य हो जाए 1 सेकेंड के अंदर, तो पावर स्पेंड इज सेड टू बी 1 वॉट। तो पावर भी कितनी आ जाएगी, 1 वॉट के बराबर आ जाएगी। ठीक है, सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होगा, देखो सीजीएस यूनिट वर्क का क्या होता है, अभी अभी हमने सीखा अर्ग होता है, और सीजीएस यूनिट टाइम का जो होता है वो सेकेंड ही होता है। तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या आ जाएगा बेटा, इसका यूनिट अर्ग पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन पूछा था, रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट। तो वर्क डन जो है 1 वॉट जो है वो 10⁻⁷ अर्ग पर सेकेंड के बराबर होता है। यहाँ से जो अभी मैंने क्वेश्चन आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि 1 जाउल और अर्ग के अंदर क्या कन्वर्जन रेशियो है, तो वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं कौन सही कमेंट करता है। लेकिन पावर के बारे में मैं बता देता हूँ, 1 वॉट जो होती है ना, ये 10⁻⁷ अर्ग पर सेकंड के बराबर होता है। तो ये इनका कन्वर्जन रेशियो है। 10⁻⁷ अर्ग पर सेकंड होंगे तब जाके बोला जाएगा कि 1 वॉट जितना कार्य हुआ है या इतना वर्क डन हुआ है। और देखते हैं, एक और कन्वेंशनल यूनिट भी है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर भी एक ऐसा यूनिट है जो हम यूज करते हैं। इट इज अनदर यूनिट ऑफ पावर लार्जली यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसे मैकेनिकल इंजीनियर जो हैं, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जनरली बीएचपी यूज होता है, ये एचपी के बारे में बोला गया है। तो दोनों के अंदर हम इसे यूज करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी। इट इज रिलेटेड टू एसआई यूनिट एज फॉलोज, जैसे कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है। या ऑब्वियसली बात है, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो वो किलोवाट आ जाएगा, 0.746 किलोवाट के बराबर आ जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि 1 हॉर्स पावर का मतलब कितने वॉट, तो आप बोलोगे 746 वॉट। जनरली इसे जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 750 भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर मेंशन्ड हो 746 तो 746 ही करना है। ठीक है जी, आगे प्रोसीड करते हैं। देखते हैं जी, कुछ एक क्वेश्चंस अपने को गिवन है। हमें बोला गया कि अ क्रेन पुल्स अप अ कार ऑफ मास 500 kg टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 4 मीटर्स। ठीक है, तो एक गाड़ी है, इस गाड़ी का जो वेट था वो कितना था, 500 kg वेट था। इसे क्रेन की सहायता से ऊपर उठाया गया। ठीक है जी, और कितनी हाइट तक इसे ऊपर उठा दिया गया, 4 मीटर तक ऊपर उठा दिया गया। अब क्रेन से इसको पिकअप करना चालू किया और 4 मीटर तक हम ऊपर ले गए। तो आपसे पूछा गया कि वर्क डन बाय द क्रेन कितना है, तो आप बोलोगे कौन सी बड़ी बात है। पहले तो देखो ध्यान से, ये 500 kg की कार है, तो इसके ऊपर नीचे इसका वेट एक्ट कर रहा होगा। वेट क्या होता है, mg के बराबर, यानी कि मास कितना बेटा, 500 इंटू जी का वैल्यू क्या है, 10। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5000 न्यूटन। इतना तो नीचे वेट ही एक्ट कर रहा है। अगर क्रेन इस गाड़ी को उठाना चाहती है तो उसे मिनिमम इतना फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर क्रेन चाहती है कि वो इस गाड़ी को उठा ले तो 500 न्यूटन तो उसका वेट ही है। इसके अपोजिट उसे 5000 न्यूटन का फोर्स लगाएगी क्रेन, जब भी तो इस गाड़ी को उठा सकेगी। तो क्रेन ने फोर्स कितना लगाया उठाने के लिए, एटलीस्ट 5000 न्यूटन लगा दिया जी। ठीक है, तो वर्क डन जो है वो किसके बराबर आएगा बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। फोर्स कितना लगाया, 5000, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में वो ऊपर की तरफ, तो कितना आएगा देखो, ये आएगा 5000 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 20000 जूल्स के बराबर।
या फिर 20 किलो जाउल के बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 20 किलो जाउल्स के बराबर। तो इतना वर्क डन क्या है जो क्रेन ने किया है इस सिचुएशन के अंदर, इतना सिंपल है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमें बोल दिया जाए कि अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, डायग्राम में भी गिवन है, फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पुल अप अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। बॉडी का मास कितना गिवन है बेटा, 2 kg जो है, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल कितना बेटा, एंगल अपने को गिवन है 30 डिग्री और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 5 मीटर, फोर्स कितना लगा है 15 न्यूटन। द वर्क डन बाय द फोर्स इन पुलिंग द बॉडी, कोई बड़ी बात नहीं, देख लेते हैं भाई, आसान ही है। हमें बोल दिया गया कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स का वैल्यू कितना बेटा 15 न्यूटन। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो अप्लाइड फोर्स है, इस अप्लाइड फोर्स के अलोंग ही क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो वर्क डन हम क्या बोलेंगे, वर्क डन आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वैल्यू कितना है बेटा, फोर्स का वैल्यू अपने को गिवन है 15 इंटू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 5। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 75 जॉल्स के बराबर। सिंपल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हमने क्या निकाला, वर्क डन का वैल्यू निकाला है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट गिवन है अपने को। सेकेंड पार्ट में पूछा था फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द बॉडी, ग्रेविटी की वजह से कितना फोर्स है, कोई बड़ी बात नहीं, हम बता सकते हैं ग्रेविटी की वजह से कितना फोर्स है। ग्रेविटी का फोर्स कितना होता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है और वो mg के बराबर होता है। ठीक है, मास का वैल्यू कितना गिवन है अपने को, मास गिवन है 2 kg, तो आएगा 2 इंटू जी का वैल्यू कितना है 10, यानी कि दिस इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितना है बेटा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है 20 न्यूटन। आई होप दैट इज क्लियर। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितना आएगा 20 न्यूटन। ये सेकंड पार्ट है। आगे देखते हैं भाई, थर्ड पार्ट में क्या बोला, द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी, ये ग्रेविटी की फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क डन हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो, यह जो ऑब्जेक्ट है ये 5 मीटर चला है, लेकिन अगर आप देखोगे ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना चला। आप ग्रेविटी के अगेंस्ट साइडवाइज नहीं चल सकते, ग्रेविटी के अगेंस्ट आप ऊपर ही चल सकते हो। इस चीज को इमेजिन करो, मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट या राइट करने में आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाओगे तब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो हमें डिस्प्लेसमेंट वो यूज करना है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ हो। तो वो देख लेते हैं उसका वैल्यू क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो लेंथ है BC, इस BC लेंथ में क्या यही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसका, बिल्कुल। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना आ जाएगा भाई, 5 cos थीटा के बराबर ये आएगा और 5 sin थीटा के बराबर ये आएगा। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। 5 का cos कंपोनेंट नीचे, sin कंपोनेंट सामने की तरफ, या वैसे भी sin थीटा का वैल्यू लिख लो। sin थीटा का वैल्यू क्या होता है भाई, sin थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज इनटू sin थीटा, एग्जैक्टली वही जो वहाँ पे लिखा है। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है बेटा 5 इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन ऑफ 30 डिग्रीज, साइन ऑफ 30 होता है 1/2। तो यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आ जाएगा 2.5 मीटर्स। इज इट क्लियर, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आया 2.5 मीटर्स। तो 5 साइन थीटा को सॉल्व करके आता है बेटा दिस इज 2.5 मीटर्स। अभी हमें क्या मिला है, अभी हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मिला है। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो साइड में अगर मैं डायग्राम इसको दोबारा से बना लूँ कि इस तरीके से डायग्राम है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया है, तो फोर्स कितना लगा, देखो ग्रेविटी का फोर्स तो है वो तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, किसके बराबर mg के बराबर एक्ट कर रहा है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है जी अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 2.5 मीटर्स। तो वर्क डन किसके बराबर आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, मास कितना गिवन है 2, और हमें बोला कि g का वैल्यू कितना यूज करो 9.8, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 9.8
मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2.5, ठीक है जी। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, दैट इज 19.6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 के बराबर। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा 19.6, यानी कि इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेटली 20 भी कंसीडर कर लें तो 20 इंटू 2.5 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 के बराबर। तो ये नियरली इक्वल टू आई थिंक 50 के बराबर आ जाना चाहिए आपका नियरली, ठीक है ना। सॉल्व करोगे पॉइंट में तो ये कुछ 48 पॉइंट समथिंग के बराबर आएगा, ठीक है जी। तो ये क्या है, हमारा वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी है। आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आएगा भाई, दैट इज़ साइन थीटा से पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट में फोर्स कौन सा यूज़ करेंगे, देखो अगर हमें बोल दिया ना कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन फाइंड आउट करना है तो ये 15 वाले फोर्स को यूज़ नहीं करना, ये 15 वाला फोर्स यूजलेस है। जब बोला ही कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन फाइंड आउट करो तो ये mg फोर्स को यूटिलाइज करना जो हमने यहाँ पे किया है। और जब भी आप ग्रेविटी के फोर्स को यूटिलाइज करोगे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखोगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस वजह से हमने यहाँ पे पहले फाइंड आउट किया है। चलिए जी आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब आपसे पूछा कि अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द आंसर्स ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 3। तो हमारे पास पार्ट 3 में आंसर आया था लगभग 50 के बराबर और पार्ट 1 में हमारे पास आंसर आया था 75 के बराबर। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, जब इसके ऊपर आप 15 न्यूटन का फोर्स लगा के इसे यहाँ पे लेके जाओगे तो आपने इस मोमेंट पे वर्क डन जो है वो कितना किया है, 75 किया है। लेकिन इस वर्क डन में से वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो लगभग 50 है। इस चीज़ को समझो, आपने 75 जाउल का कार्य किया है लेकिन इसमें से 50 जाउल जो आपके खर्च हुए हैं वो ग्रेविटी ओवरकम करने में खर्च हुए हैं। तो आपके पास 25 जाउल एक्स्ट्रा है कि नहीं है, सोचो। आपके पास वर्क डन जो एडिशनल है वो किसके बराबर है, 25 जाउल के बराबर है। ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमेशा एडिशनल वर्क डन जो हमें मिला है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ये हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए बेसिक जो इस सवाल को इमेजिन करके देखें। आपने इसे फोर्स लगा के आगे लेके गए। अब नॉर्मली आप फोर्स लगा के आगे लेके जाते हो तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाती, लेकिन अगर आप ऊपर लेके जा रहे हो तो उतनी नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट भी वर्क डन कर रहे हो। तो टोटल वर्क डन में से आपका कुछ हिस्सा किस में जाता है, ग्रेविटी को ओवरकम करने में। बचा हुआ हिस्सा किस में जाता है, आपकी स्पीड को बढ़ाने में। इज इट क्लियर। और उस स्पीड से जो एनर्जी बनती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, जिसे हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखना है। इज इट क्लियर। तो ऐसा है, दैट इज वाई ये दोनों चीज़ें जो आती हैं ये डिफरेंट आती हैं कि आपने एक्स्ट्रा वर्क किया है, जो इस वजह से जब तक ये ऊपर पहुंचेगा तो इसकी क्या होगी बेटा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ये किसी वेलोसिटी से चल रहा होगा, वो वेलोसिटी जो है वो एडिशनली वर्क डन जो है उस वेलोसिटी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो आई होप आपको आज का वीडियो जो है ये समझ में आया हो। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, वर्क और पावर। वर्क क्या होता है जी, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को कोई फोर्स लगा के मूव करा दिया जाता है तो उसे वर्क बोलते हैं। और पावर क्या होता है कि कितना जल्दी या कितना स्लो कोई ऑब्जेक्ट या कोई फोर्स वर्क कर पा रही है। तो इतने सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। आज के वीडियो के अंदर इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।